गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेक्स्चर-ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं और हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत के प्रमाणीकरण का जो मूल्य मापदंड है यानी प्राइस क्राइटेरिया है वो क्या है, उसको कर लेने के पश्चात सेकेंड पार्ट में आज हम हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत का जो फिजिकल क्राइटेरिया है प्रमाणीकरण करने का और जो इसका इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, वो आज हम करने का प्रयास करेंगे। हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत को फिजिकल क्राइटेरिया और फैक्टर अबंडेंस के आधार पर भी इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि फिजिकल क्राइटेरिया और फैक्टर अबंडेंस क्या है। तो देखिए, जो कसौटी है या ये जो मापदंड है उसके अनुसार एक देश सापेक्षतया पूंजी प्रचुर है यदि वह दूसरे देश की अपेक्षा पूंजी और श्रम के ऊंचे अनुपात से संपन्न है। अब मान लीजिए दो देश हैं ए और बी। इफ के बाय एल इन कंट्री ए इज ग्रेटर देन के बाय एल इन कंट्री बी, यानी पूंजी श्रम अनुपात देश ए में अधिक है पूंजी श्रम अनुपात देश बी की तुलना में, तो हम कहेंगे कि कंट्री ए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है या पूंजी प्रचुर है। और हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत के अनुसार यह देश पूंजी पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा। अब देखिए, ये जो है भौतिक मापदंड को या फिजिकल क्राइटेरिया को समझ लेने के बाद अब हम इसको प्रूव करने का, हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत को जो है प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। और उसको करने के लिए अब देखिए, हम लेते हैं दो देश हैं, कंट्री ए एंड बी। और कंट्री ए जो है वो पूंजी प्रधान देश है, कंट्री बी जो है वो श्रम प्रधान देश है। हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत के अनुसार कंट्री ए जो पूंजी प्रधान है वो पूंजी पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है और देश बी श्रम पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है। अब देखिए, फिजिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या यह जरूरी है कि सदैव सभी परिस्थितियों में जो पूंजी प्रधान देश है वो पूंजी पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा? इसको देखने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम, जो पहला डायग्राम है उसमें हम देखते हैं। देखिए, जो इसमें फैक्टर अबंडेंस जो है वो फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है। पीपीसी जो है कंट्री ए का ए बी है और कंट्री बी का सी डी है। हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि स्टील एक कैपिटल इंटेंसिव गुड है, क्लॉथ एक लेबर इंटेंसिव गुड है। और इसके अलावा सपोज करते हैं कि दो देश जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वस्तुओं को सेम अनुपात में, सेम प्रपोर्शन में, वो है अलोंग द रे ओ आर। तो कंट्री ए जो है वो प्रोड्यूस करेगा Q1 पर और कंट्री बी करेगा Q2 पर ऑन द रेस्पेक्टिव पीपीसीज। नाउ इसके अलावा जो स्लोप जो है कंट्री ए के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो Q1 पर एक तरह से ज्यादा स्टीप है corresponding to slope of country B at Q2. Similarly, जो है कमोडिटी प्राइस लाइन P1 स्टीपर है लाइन P2 के तुलना में। इन सब का मतलब ये है कि स्टील जो है वो सस्ता है देश ए में क्लॉथ की तुलना में, और क्लॉथ जो है चीपर है कंट्री बी में। और अगर दोनों देश प्रोड्यूस कर रहे हैं Q1 और Q2 पे रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंट्री ए जो है therefore will tend to expand in production of steel, कंट्री बी would tend to expand in production of cloth। इसका मतलब ये है कि कंट्री ए जो पूंजी प्रधान देश है वो पूंजी, उसका जो बायस है, प्रोडक्शन बायस, वो किसके फेवर में है? कैपिटल इंटेंसिव गुड स्टील। और जो है कंट्री बी का लेबर अबंडेंट जो कंट्री है उसका बायस किस तरफ है? इन द प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड क्लॉथ। परंतु क्या इससे हम निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सदैव कंट्री ए एक्सपोर्ट स्टील करेगा और कंट्री बी एक्सपोर्ट क्लॉथ करेगा? देखिए, इसका जो उत्तर है वो बहुत कुछ डिमांड फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर दो प्रकार की जो है संभावनाएं उत्पन्न होती है। पहली, जब कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो बायस है दे आर टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। अगर
कंजम्पशन बायस और प्रोडक्शन बायस अगर सेम डायरेक्शन में है तो कंट्री ए जो है वो इंपोर्ट करेगा स्टील को एक्सपोर्ट करने के जगह, और कंट्री बी वो एक्सपोर्ट क्लॉथ को एक्सपोर्ट करने की जगह उसको इंपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में हेक्स्चर-ओलन जो सिद्धांत है वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा केस है जब कंजम्पशन और प्रोडक्शन बायस जो है वो दोनों देशों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशाओं में है, और ऐसी स्थिति में जब दोनों देशों में कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो बायस है वो ऑपोजिट दिशा में है, ऐसी स्थिति में हेक्स्चर-ओलन जो सिद्धांत है वो सही सिद्ध होगा, यानी कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगा स्टील का और कंट्री बी एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ का। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम सेकंड वाला जो केस है वो लेते हैं। देखिए ये जो सेकंड वाला डायग्राम आप देख सकते हैं 3A में आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड जो है दोनों देशों में ट्रेड की जो स्थापना के बाद कंट्री ए जो प्रोडक्शन जो शिफ्ट है वो हो जाता है पॉइंट ए पर, यानी टुवर्ड्स ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। कंट्री बी का जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है पॉइंट बी पर टुवर्ड्स ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। और इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो कैपिटल सरप्लस कंट्री है ए है वो स्पेशलाइज करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड स्टील, और लेबर सरप्लस कंट्री है कंट्री बी वो स्पेशलाइज करेगा प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी क्लॉथ। और इसका जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बट बाय नो मीन्स कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन टू कंट्रीज। केवल आंशिक जो है विशिष्टीकरण ही होगा, क्योंकि देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन इन द टू कंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स। अब देखिए ये जो लाइन पीपी आप देख रहे हैं इस डायग्राम में फॉर द इंटरनेशनल, ये जो है वो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, और ये रिलेटिव फैक्टर प्राइस रेशियो लाइन भी है आफ्टर ट्रेड, ये स्टैब्लिश हो जाती है दोनों देशों के बीच। और अगर और केवल अगर जो डिमांड बायस है दो देशों में इस तरह से है कि हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है डायग्राम में आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व है, तो हेक्स्चर-ओलन थ्योरम तभी वो सही सिद्ध होगा। और द टू कंट्रीज प्रोड्यूस एट पॉइंट्स ए एंड बी और कंज्यूम ये करते हैं पॉइंट सी पर। और एक चीज जो ध्यान में देने वाली है यहाँ पर कि जो कंजम्पशन पॉइंट है दोनों देशों में दैट मस्ट सच एज पॉइंट सी, ये जो है वो ए के तो राइट में लाई करना चाहिए परंतु बी के लेफ्ट में लाई करना चाहिए। किसके लिए? तभी हेक्स्चर-ओलन सिद्धांत देखिए सही सिद्ध होगा। और इन दिस केस ये जो है डायग्राम 3A में ऐसा दिख रहा है, और कंट्री ए जो है वो एक्सपोर्ट करता है स्टील बराबर AE के और इंपोर्ट करता है क्लॉथ बराबर EC के, और कंट्री बी इस प्रकार से एक्सपोर्ट करता है DB अमाउंट ऑफ क्लॉथ और इंपोर्ट करता है CD अमाउंट ऑफ स्टील। इस तरह से आप देख सकते हैं कैपिटल जो सरप्लस कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव गुड एंड इट इज इंपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड। और सिमिलरली जो है लेबर सरप्लस कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव गुड और इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो इन दिस केस हेक्स्चर-ओलन जो प्रेडिक्शन है वो सही सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी कह दें कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट कंजम्पशन शुड टेक प्लेस टू द राइट ऑफ वेयर production is taking place in country A and to the left of where the production is taking place in country B. केवल तभी only then the two countries will specialize in the production as well as export of commodities जो है which involve intensive use of their respectively abundant factors of production. अब देखिए अगर जो एक अब हम ये तो था आपका दूसरा वाला केस। अब हम लेते हैं पहला केस जबकि जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन बायस जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ऐसी स्थिति में मैंने आपको पहले ही बताया ऐसी स्थिति में हेक्स्चर-ओलन जो सिद्धांत है वो सही सिद्ध नहीं होगा। इसको हम लास्ट वाला जो डायग्राम है 3B उसमें हम देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए डायग्राम 3B में डिमांड इन कंट्री ए इज बायस्ड towards the capital intensive good and that in country B the demand is biased towards labor intensive good. Therefore as a result क्या होगा, country A produces at point A और specialize करती है in the production of steel. अब ये consumption कर रही है at point D और utility pattern दिया हुआ है
जो है वो ICA से बताया गया है डायग्राम में. दिस मीन्स दैट कंट्री ए एक्सपोर्ट्स EA अमाउंट ऑफ क्लॉथ and imports ED amount of steel. Therefore, country A, which is capital surplus country, is exporting labor intensive good cloth and importing capital intensive good steel. ये direct conflict में है Heckscher-Ohlin prediction के concerning commodity structure of trade. इसी तरह से कंट्री बी जो है वो स्पेशलाइज कर रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट बी पर कंजम्पशन पॉइंट इसका है जी. ये जो कि इंडिफरेंस कर्व ICB के द्वारा बताया गया है, और इसलिए इट विल एक्सपोर्ट BF अमाउंट ऑफ स्टील एंड इंपोर्ट FG अमाउंट ऑफ क्लॉथ. वंस अगेन हम क्या देखते हैं कि कंट्री बी जो कि एक लेबर सरप्लस कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड स्टील और इंपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव गुड क्लॉथ को. तो यहाँ पर भी हेक्स्चर-ओलिन जो प्रेडिक्शन है वो एक तरह से गलत सिद्ध हो रहा है. और ये जो हमारा जो लास्ट वाला जो केस था, जो डायग्राम 3B में जो बताया गया है, दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ जिसको हम बोलते हैं डिमांड रिवर्सल जो है सिचुएशन. और यहाँ पर दोनों जो बायसेस हैं कंजम्पशन और प्रोडक्शन वो सेम डायरेक्शन में है, और इवन कंजम्पशन जो बायस है इट मोर देन ऑफसेट्स द प्रोडक्शन बायस. और इस तरह का डिमांड रिवर्सल जब होता है तो कैपिटल सरप्लस जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट क्या करता है, लेबर इंटेंसिव गुड, और लेबर सरप्लस कंट्री है वो एक्सपोर्ट करता है कैपिटल इंटेंसिव गुड. तो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत इस तरह से इनवैलिडेट हो जाता है. तो इस तरह से हमने जो है हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत क्या है, उसके assumptions क्या हैं, उसका प्राइस क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, उन दोनों को हमने देखा है. और जो प्राइस क्राइटेरिया और फिजिकल क्राइटेरिया है वो दोनों ये जो डेफिनेशन है देखिए इक्विवेलेंट नहीं है, और केवल प्राइस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो है जो हेक्स्चर-ओलिन ट्रेड मॉडल का जो प्रेडिक्शन है वो सही सिद्ध होता है. अगर फिजिकल क्राइटेरिया को लिया जाता है तो प्रेडिक्शन वैलिड तभी होगा जब डिमांड रिवर्सल नहीं होता है. हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत को कर लेने के पश्चात इसका हम जो आलोचनात्मक व्याख्या है वो हम देख लेते हैं क्या है. तो देखिए प्योर थ्योरी के क्षेत्र में इन द एरिया ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हेक्स्चर-ओलिन जो मॉडल है इट ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन. और बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं लियोन्टेफ, वॉल्टर्स, मिन्हास, सभी ने इसकी एम्पेरिकल वैलिडिटी को टेस्ट करने का प्रयास किया है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स यूज करके, जो कि ये बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस मॉडल हैज बीन. एंड ये इसने एक आधार प्रस्तुत किया है बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडलों के विकास के करने में. और बर्टल-ओलिन को नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स का फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ प्योर ट्रेड इन द ईयर 1978. परंतु इन सब होते हुए भी जो हालांकि यह सिद्धांत जो है बहुत ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देता है, थॉरो एक्सप्लेनेशन देता है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी के संबंध में, और इट इज़ एन एडवांसमेंट ओवर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. परंतु फिर भी बहुत कुछ कमियां हैं इस सिद्धांत में. सबसे पहली जो बात है वो देखिए इसकी जो अवास्तविक मान्यताएं हैं उसी के संबंध में इसकी आलोचना की जाती है कि इस सिद्धांत में हम ये मान लेते हैं कि ये 2x2 मॉडल है, दो देश, दो वस्तुओं और दो उत्पादन के साधनों को लेते हैं. परंतु अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट गुड्स एंड टू मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यह सिद्धांत सही नहीं ठहरता है. फिर स्टैटिक सिद्धांत है. कई अर्थशास्त्रियों ने इसे कहा है कि समय के बिंदु में एक अर्थव्यवस्था की केवल कुछ विशेषताएं ही प्रदान करता है यह. फिर साधन समरूप, हम ये मान के चल देते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस, परंतु वास्तविक जगत में जो है देशों के बीच कोई भी दो साधन गुणात्मक दृष्टि से समरूप नहीं होते हैं, और एक साधन भी विविध प्रकार का होता है. फिर उत्पादन जो तकनीक है वो भी समरूप नहीं होती है, प्रोडक्शन टेक्निक इज ऑल्सो नॉट होमोजीनियस. फिर रुचियां और मांग ढांचे समरूप नहीं होते हैं. फिर यह सिद्धांत मानता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल, परंतु ये भी एक अवास्तविक मान्यता है. फिर जो थ्योरी है इट इग्नोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट.
जबकि परिवहन लागतें भी व्यापार को बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित करती है। फिर अस्पष्ट है यह सिद्धांत कई मायनों में। फिर पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता भी यह लेकर चलता है। और फिर एक आंशिक संतुलन विश्लेषण ही प्रस्तुत करता है ये सिद्धांत। फिर साधन कीमतें वस्तु कीमतों को निर्धारित नहीं करती है। तो ये सारी अवास्तविक जो मान्यताएं हैं, इसके आधार पर इस सिद्धांत की जो है तीव्र आलोचना की गई है। और डिमांड रिवर्सल आर्ग्यूमेंट तो हमने देखा ही था, जो हमने जब फैक्टर अबंडेंस क्राइटेरिया जब हमने किया था, तो डिमांड रिवर्सल जब हो जाता है तब हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत सही सिद्ध नहीं होता है। फिर लियोन्टिफ ने इसका जो है अनुभविक परीक्षण करने का प्रयास किया अमेरिकन जो है यूएस इकोनॉमी के संदर्भ में। और यूएस इकोनॉमी जिसको कि हम देखते हैं, आप सब जानते हैं कि एक कैपिटल सरप्लस कंट्री है, और जनरली ये माना जाता है कि वो कैपिटल सरप्लस कंट्री और कैपिटल पर जो आधारित है वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करता है। परंतु लियोन्टिफ ने सबसे पहले ये बताया, उन्होंने एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन किया अमेरिकन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया 1947 में, और ये पाया कि यूजुअली जो उस समय जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो किए गए थे उस वो दैट वर लेबर रिच, एंड इंपोर्ट्स जो किए गए वो कैपिटल रिच थे उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये देखिए, ये इसको इसीलिए इसको नाम दिया गया लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो ये भी हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत को जो इनवैलिडेट करता है, ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया।